नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों में रूस का आक्रमण। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, नागरिकों को निशाना बना रहे हैं हमलावर। राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री ने की बात, हिंसा रोकने की अपील। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए कई देश। संयुक्त राष्ट्र की $2 करोड़ देने की घोषणा। यूरोपीय यूनियन की आर्थिक सहायता कोष में 1.5 अरब यूरो देने की योजना। संकट के बीच नाटो की आपात बैठक। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद बाजारों में उछाल। वैश्विक बाजारों में तेजी से घरेलू शेयर बाजार में लौटी रौनक। कच्चा तेल नरमी के बावजूद $100 प्रति बैरल के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर। रक्षा बजट में से 70% घरेलू उद्योगों के लिए प्रावधान। कहा, पिछले 5-6 सालों में रक्षा निर्यात में 6 गुना की वृद्धि। और उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए थमा प्रचार। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर रविवार को होगा मतदान। यूपी में बाकी 2 चरणों और मणिपुर के लिए चुनाव प्रचार तेज। हेडलाइंस के बाद अब आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें जो आज सुर्खियों में रहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज टूर, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कर्ज संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख भी शामिल हुए। सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अनियमितताओं को लेकर एनएसई के पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार करने से पहले उनसे चेन्नई में कई दिनों तक पूछताछ की थी। पश्चिम बंगाल के नगरीय निकाय चुनाव में अर्धसैन्य बलों की तैनाती को लेकर बीजेपी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका में 27 फरवरी को राज्य की 108 नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश देने की मांग की गई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और एक आम नागरिक की मौत हो गई। अमशीपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया था। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में रात्रिकालीन कर्फ्यू समेत कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। सभी स्कूल 1 अप्रैल से पूरी तरह खुलेंगे। मास्क नहीं पहनने पर लगने वाला जुर्माना 2000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। देश आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर तीनों सेनाओं की ओर से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। स्वतंत्रता के बाद से वीर सैनिकों के बलिदान के प्रमाण के रूप में 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार गए हैं। इसके साथ ही नोवाक जोकोविच ने अपनी नंबर 1 रैंकिंग भी गंवा दी है। अब उनकी जगह रूस के दानिल मेदवेदेव शीर्ष पर काबिज हो जाएंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले से भारी तबाही मची हुई है। राजधानी कीव में धमाकों की कई आवाजें सुनाई गईं। रूस की सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की राजधानी के बाहर रणनीतिक रूप से इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है और कीव का संपर्क पश्चिम से काट दिया गया है। रूस के हमले में अब तक 137 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने की खबर है। हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। रूस का दावा है कि वो केवल सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। रूस ने ओडेसा क्षेत्र के जमीनी द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया है। रूसी बलों के उत्तर से कीव की तरफ कूच करने की खबरों के बीच यूक्रेन की सेना राजधानी के उत्तर पश्चिम में दुश्मन फौज से भीषण लड़ाई लड़ रही है। यूक्रेन के लिए अगले कुछ दिन मुश्किल भरे होंगे। रूस ने तड़के सिलसिलेवार मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर हमला बोला। मॉस्को ने कीव में कई प्रमुख सरकारी और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था, जिसके तुरंत बाद जमीन पर भी लड़ाई शुरू हो गई थी। रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर
खार्किव और बेलारूस से देश के उत्तरी भाग में लगातार हमला कर रही है। इस बीच यूक्रेन के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए रूस अपना एक प्रतिनिधिमंडल बेलारूस भेजने को तैयार है। मॉस्को की मांग है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने का अपना प्रयास छोड़ दे और गुटनिरपेक्ष हो जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन के लिए गुटनिरपेक्ष दर्जे पर बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रूसी बल चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर रूसी सेना नागरिकों को निशाना बना रही है। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में तबाही मची हुई है। लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया है। बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन से पलायन कर रहे हैं। लोग हमले से डरे और सहमे हुए हैं। स्थानीय नागरिक बस और गाड़ियों में सवार होकर पोलैंड बॉर्डर की ओर रुख कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और आक्रामकता के खिलाफ उनका साथ न देने वाले या रूस का समर्थन करने वाले देशों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को आगाह किया कि अगर वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहा तो अमेरिका और रूस के बीच संबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण करने के राष्ट्रपति पुतिन के अनुचित फैसले के कारण रूस को कमजोर और बाकी दुनिया को मजबूत दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की आक्रामकता से रूस को व्यापक आर्थिक और रणनीतिक नुकसान होगा। Liberty, democracy, human dignity, these are the forces far more powerful than fear and oppression. They cannot be extinguished by tyrants like Putin and his armies. They endure. In the contest between democracy and autocracy, between sovereignty and subjugation, make no mistake, freedom will prevail. God bless the people of a free and democratic Ukraine. May God protect our troops. उधर नाटो ने यूक्रेन रूस संकट को लेकर आगे की रणनीति पर विचार के लिए आपात बैठक बुलाई है। बैठक में स्वीडन, फिनलैंड और यूरोपीय संघ के नेता शामिल हो रहे हैं। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई अभियान शुरू करने के बाद नए रक्षात्मक कदम उठाएगा। इनमें 100 से अधिक लड़ाकू विमानों को तैयार रखने और नाटो के पूर्वी हिस्से में और अधिक सैनिकों की तैनाती शामिल है। I welcome the coordinated actions announced by the European Union, NATO allies and partners. This sends a strong message of unity and it demonstrates how alone and isolated Russia is. यूरोपीय संघ के नेताओं की करीब 6 घंटे चली बैठक के बाद रूस पर और आर्थिक वित्तीय प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को सही ठहराने के लिए झूठे और बेकार बहाने बनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रतिबंधों से रूस को खासा नुकसान होगा। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि इसमें 70% रूसी बैंकिंग बाजार और प्रमुख सरकारी कंपनियों को निशाना बनाना शामिल है। European leaders were fully aligned in condemning the atrocious and unprovoked attacks. The package of massive and targeted sanctions European leaders approved tonight clearly demonstrates that. It will have maximum impact on the Russian economy and the political elite. रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध प्रभावित देश में विश्व निकाय के मानवीय अभियानों को तेज करने के लिए तत्काल $2 करोड़ की मदद देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवतावादी सहयोगी जरूरत के वक्त में यूक्रेन में लोगों के सहयोग के लिए मौजूद रहने को प्रतिबद्ध हैं। ये बात मायने नहीं रखती है कि वे कौन हैं और कहां हैं। Today, I'm announcing that we'll immediately allocate $20 million from the Central Emergency Response Fund to meet urgent needs. We and our humanitarian partners are committed to staying and delivering to support people in Ukraine at their time of need. United Nations staff are working on both sides of the contact line, always guided by the humanitarian principles of neutrality, impartiality, humanity and independence. We are providing life-saving humanitarian relief to people in need, regardless of who or where they are. संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अभियानों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा
कि संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से आपात अभियानों को मदद पहुंचाने के लिए $2 करोड़ दिए जा रहे हैं, जिससे संघर्ष से प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, भोजन और पानी मुहैया कराने में मदद मिलेगी। रूस के आक्रमण के बाद यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहायता कोष में 1.5 अरब यूरो देने की योजना बनाई है। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान सहित कई और अन्य देशों ने भी रूस पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणाएं की हैं। साथ ही उन्होंने रूस की कार्रवाई की निंदा भी की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने मॉस्को पर बहुत गंभीर प्रहार करने का फैसला किया है। इसके तहत रूसी लोगों पर और प्रतिबंध लगाने के अलावा वित्त, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर जुर्माना लगाना शामिल है। हालांकि पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों ने यूक्रेन में सैनिक भेजने और यूरोपीय महाद्वीप में व्यापक युद्ध छिड़ने के खतरे के बारे में कोई बात नहीं कही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन को लेकर ताजा घटनाक्रम के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों का समाधान केवल निष्ठापूर्ण बातचीत से ही हो सकता है। प्रधानमंत्री ने हिंसा रोके जाने की अपील की और सभी पक्षों से तनाव में कमी लाने के उद्देश्य से राजनयिक बातचीत के लिए प्रयास करने को कहा। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों की सुरक्षा से संबंधित भारत की चिंता से भी रूस के राष्ट्रपति को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारत अपने नागरिकों के सुरक्षित लौटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अलग अलग बातचीत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूक्रेन के विदेश मंत्री के बीच भी बातचीत हुई है। सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री को बताया कि संकट के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। विदेश मंत्री ने लावरोव को बताया कि यूक्रेन में करीब 16,000 भारतीयों को सुरक्षित निकालना भारत के लिए महत्वपूर्ण विषय है। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन इस संकट के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति सबसे अच्छा रास्ता है। तनाव कम करने के वैश्विक प्रयासों में भारत सभी संबद्ध पक्षों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्री ने यूक्रेन में चल रहे घटनाक्रम को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ भी बातचीत की। उन्होंने यूक्रेन में चल रहे घटनाक्रम और उसके प्रभावों पर चर्चा की। एस जयशंकर ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने को लेकर रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया के अपने समकक्षों से भी बात की। भारत यूक्रेन की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने की योजना बना रहा है। एयर इंडिया रूस के आक्रमण के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए अपनी 2 उड़ानें रोमानिया की राजधानी बुखापेस्ट रवाना कर रहा है। जो भी भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंच गए हैं, उन्हें भारत सरकार के अधिकारी बुखापेस्ट ले जाएंगे ताकि उन्हें एयर इंडिया की इन 2 उड़ानों के जरिए स्वदेश लाया जा सके। यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर विद्यार्थी हैं। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से लगाई गई कड़ी पाबंदियों के साथ वैश्विक बाजारों में आई तेजी का सकारात्मक असर घरेलू बाजारों पर पड़ा है। जापान का निक्केई 0.95%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.6% और सिडनी का संवेदी सूचकांक 0.3% की वृद्धि के साथ खुला। घरेलू शेयर बाजारों में 7 दिन की गिरावट के बाद तेजी लौटी। दोनों मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 2.5% तक बढ़त में रहे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कल शेयर बाजार में एक दिन में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट नजर आई थी। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड के भाव 7 साल के उच्चतम स्तर से नीचे आ गए, लेकिन अभी भी $100 प्रति बैरल से ऊपर है। यह भारत की मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटे के लिए चुनौतीपूर्ण है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कल ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल को भी पार कर गया था। इस तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद तेल की आपूर्ति पर कोई खतरा नहीं पड़ने की संभावना से आज इसके भाव में नरमी देखी गई। तेल कीमतों के प्रस्तावित वृद्धि के बारे में सरकार हालात पर करीबी निगाह बनाए हुए है और जब जरूरत महसूस होगी तब समुचित कदम उठाएगी। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव आयोग ने 5वें चरण की मतदान की तैयारी पूरी कर ली है और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। 5वें चरण में 692 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 5वें चरण में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज जिले की सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संजय सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह, रमापति शास्त्री और रघुराज प्रताप सिंह जैसे दिग्गज उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होना है। अब एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। 5वें चरण के प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता बनाए रखना है तो सशक्त सरकार बनाएं। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एस का मतलब संपत्ति एकत्र करना और पी का मतलब परिवारवाद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में साथ में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रोजगार, महंगाई, किसान और महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी सरकार और दूसरे दलों पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने देश की रीढ़ कहे जाने वाले रोजगार सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने रैली कर कहा कि बीजेपी सिर्फ कुर्सी पर बैठना जानती है, उन्हें विकास करना नहीं आता है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनते ही क्षेत्र का चौतरफा विकास किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बढ़ती महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी हैं, इसलिए चुनाव में विरोधी दलों की दाल नहीं गल पा रही है। उन्होंने कहा कि बीएसपी जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के मेजा विधानसभा में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया। इस बार सत्ता में आने के बाद हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज में रोड शो किया। यहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह के समर्थन में रोड शो किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। रोड शो में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सिराथू में पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। जया बच्चन ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दे रहा है। इस बार के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों में से 70% घरेलू उद्योगों के लिए रखा जाना इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 सालों में रक्षा निर्यात में 6 गुना की वृद्धि हुई है और आज भारत 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण और सेवाएं मुहैया करा रहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी के रक्षा क्षेत्र में ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों की खबरें। आगे जानेंगे क्यों नहीं थम रहा नेपाल में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ।
know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on Sansad TV. The world's largest democracy on the fast track to progress. Its journey to a $5 trillion economy driven by big-ticket reforms, groundbreaking projects, sustainable infrastructure. Watch the unfolding India growth story with me, Amitabh Kant, on Transforming India, only on Sansad Television. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुवाहाटी में महान अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति 3 दिन के असम दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 मार्च से गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति डोनापाउला में राजभवन के दरबार हॉल का उद्घाटन करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण से शुरू हो गया है। राज्य सरकार आगामी वित्त वर्ष का अपना आम बजट 3 मार्च को पेश करेगी। विधानसभा का सत्र 25 मार्च तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अपील में पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने मुकुल रॉय को दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज कर दी थी। महाराष्ट्र में आयकर विभाग ने मुंबई में शिवसेना पार्षद और बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव के आवास और ठिकानों पर छापा मारा। यशवंत जाधव से मामले में पूछताछ की जा रही है। 2 दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को आज पेट दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के जेजे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो जांच के सिलसिले में 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में हैं। दिल्ली के एम्स में आज आजादी का रक्तदान महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने रक्तदान किया। बीएसएफ के 200 से ज्यादा अधिकारी और जवानों ने रक्तदान किया। अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत अपनी जीवंतता और विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुबई एक्सपो के इंडिया पवेलियन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं, कला, संगीत और नृत्य हैं। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विरासत, साहित्य, सिनेमा और व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भारतीय पवेलियन में यह हमारे विकास की कहानी को बयां करता है। भारतीय पवेलियन दुनिया भर में रहने वाले भारतीय नागरिकों के गौरव, क्षमता और शक्ति का प्रतीक है। आज भारत एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई उद्योगों के लिए पीएलआई पहल की शुरुआत की है, जिसे देखते हुए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को शुरू करने जा रहा है। नेपाल में अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के एक प्रोजेक्ट का लगातार विरोध हो रहा है, जिसे शांत करने के लिए काठमांडू पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने के अलावा पानी की बौछारें भी की। नेपाल के राजनीतिक दल भी एमसीसी समझौते के तहत अमेरिकी अनुदान सहायता को स्वीकार करने को लेकर विभाजित हो गए हैं। द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022
कल से शुरू हो रहा है। इसके लिए 39 देशों के नौसेना के जहाज विशाखापत्तनम में पहुंचना शुरू हो गए हैं। 26 से 28 फरवरी के बीच बंदरगाह चरण और 1 से 4 मार्च तक समुद्री चरण आयोजित किया जाएगा। नौसेना अभ्यास में अमेरिका, फ्रांस, श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, दक्षिण कोरिया से जहाज शामिल होंगे। ये मिलन का 11वां संस्करण है, जिसे पहली बार विशाखापत्तनम द्वारा होस्ट किया जा रहा है। भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 55 किलोग्राम भार वर्ग में क्वालिफाई किया। पहली बार 55 किलोग्राम भार वर्ग में भाग ले रही मीराबाई चानू ने कुल 191 किलोग्राम भार उठाया। चानू की पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद ये पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव में आयोजित मेले की झलकियों के साथ।